आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 सेक्शन 68 सीआरपीसी का। फॉर्म ऑफ समन्स, समन किस फॉर्म में होते हैं। और सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि हर समन जो भी होता है वो रिटन में होता है, सील्ड होता है और उसकी दो कॉपीज़ होती हैं। एक जो समन के थ्रू भेजी जाती है, दूसरी कॉपी जो उस फाइल में जिसके खिलाफ समन निकाला जा रहा है उसके फाइल में जो कोर्ट में होता है उसमें लगाई जाती है और उस समन पर सिग्नेचर होगी। उसके अलावा सब सेक्शन 2 समन्स बाय वोम सर्व्ड, कौन समन पहुंचाएगा, तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर होता है, वो समन को पहुंचाता है, करवाता है। उसके अलावा प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वक्तन तौर कोई ऑफिसर जो है वो कोर्ट का समन इश्यूज़ करने के लिए, प्रोसेस जो होता है वो समन सर्व करने के लिए पब्लिक सर्वेंट वो भी रख सकती है। सेक्शन 69 समन्स हाउ सर्व्ड, समन कैसे पहुंचाया जाएगा। सब सेक्शन 169 का इसमें ये कहा गया है कि जो दो कॉपीज़ होंगी समन्स की, तो जो ले जाने वाला होगा समन वो वहाँ पर उसे पर्सनली समन एक रिसीव करवाएगा, उसे देगा पर्सनली, उसके हाथ में एक समन देगा उसे और दूसरे समन पर उसकी रिटन साइन लेगा और वो जो दूसरा जिस पर रिसीविंग ली जाएगी वो कोर्ट के फाइल में जमा किया जाएगा। 2 हो गया, 1 और 2 दोनों हो गए। आते हैं 3 की तरफ, सब सेक्शन 69 का। सिग्नेचर ऑफ रिसिप्ट फॉर समन्स। और अगर सेक्शन 3 में ये कहता है कि किसी कंपनी के खिलाफ कोई समन निकाला जाएगा तो उसका जो मैनेजर होगा या उसका जो संभालने वाला होगा तो वो रिसीव करेगा ऊपर। जैसे कि किसी इदारे में सरकारी भी होता है तो वहाँ वो जैसे मुख्तियार नहीं होता तो वहाँ का क्लार्क जो होता है, वहाँ का असिस्टेंट, तो वो रिसीव करेगा। इसी तरह इसी में भी कोई सा जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई या कॉरपोरेशन, कोई भी ऐसा बिजनेस सेक्टर हो गया तो वहाँ उसका मैनेजर वो होगा, वो रिसीव करेगा। सेक्शन 70 सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, तो इसमें ये बताया गया कि अगर कोई जिसको समन भेजा गया है पुलिस के थ्रू और वो पुलिस को वो बंदा नहीं मिलता तो क्या करेगी पुलिस। तो उसमें अगर वो बंदा नहीं मिलता जिसके खिलाफ समन जारी हुआ है तो वहाँ पहुंचकर जब उसकी फैमिली मेम्बर या उसके घर में कोई भी उसका फैमिली मेम्बर मिल जाता है तो इसमें ये बताया गया है कि ये उससे दिया जाएगा और उससे सिग्नेचर ली जाएगी, रिसीविंग ली जाएगी दूसरे समन की कॉपी पर, उसे लेकर और वो समन उसे दिया जाएगा जिसके खिलाफ निकाला गया है उसके फैमिली मेम्बर को जो एडल्ट हो। सेक्शन 71 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि वो बंदा खुद भी नहीं है सेक्शन 69 के मुताबिक जो उसे दिया जाए, और इसमें कहा गया है कि 70 के मुताबिक, सेक्शन 70 के मुताबिक जो उसके रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पर नहीं है तो क्या होगा। तो वो कॉपी जो है वो उसके दरवाजे पर चिपका के आएगा और उसके मुताबिक ये समझा जाएगा कि ये रिसीव हो गया, मतलब कि सर्व्ड हो चुका है। सेक्शन 72 सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और ऑफ रेलवे कंपनी, इसमें ये बताया गया है कि कोई सरकारी सरकारी मुलाजिम जो है उससे समन कैसे दिया जाएगा, सर्व कैसे किया जाएगा, या कोई रेलवे कंपनी में काम कर रहा है तो उसे भी सर्व कैसे किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि एक कॉपी जहाँ पर वो मुलाजिम है, काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, तो वहाँ की हेड ऑफिस में एक कॉपी सेंड की जाएगी समन की, तो वहाँ पर भी वो समन सर्व्ड किया जाएगा, एक कॉपी उसकी हेड ऑफिस को भी जहाँ पर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और जो वो हेड ऑफिस में होगा उससे भी साइन लिए जाएंगे 69 सेक्शन की तरह, या फिर उस कंपनी में कोई उसका असिस्टेंट होगा तो उसकी भी रिसीविंग चल जाएगी, तो इस तरह समन सर्व्ड हो जाएगा। और सेक्शन 72 का सब सेक्शन 2 उसमें ये बताया गया है कि जो वो उससे सिग्नेचर ली गई है ना वो एविडेंस के तौर पर है कि समन सर्व्ड हो चुका।
सेक्शन 73 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अगर वो लिमिट्स से जो वो जुरिडिक्शन है या सर्विस से बाहर है तो क्या होगा। 73 में ये बताया गया है कि कोई जो किसी कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है तो किसी और मजिस्ट्रेट को वो जुरिडिक्शन लगती है, तो जो जिसको बुलाना है किसी कोर्ट को, तो वो जो कोर्ट है किसी को बुलाने के लिए समन जो है वहाँ सर्व करवाएगी जहाँ पर वो रहता है और जिस मजिस्ट्रेट को जिसकी मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में वो रहता है, जिसको वो मजिस्ट्रेट को हद लगती है, तो एक कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भी सेंड करेगा, सर्व्ड कराएगा जिसकी जुरिडिक्शन में वो बंदा रहता है, उस मजिस्ट्रेट को भी कॉपी एक सर्व्ड होगी। सेक्शन 74 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसमें ये बताया गया है कि कोई समन जो है जिसके खिलाफ भेजा जा रहा है तो वो जो है वो लोकल लिमिट से बाहर है, जुरिडिक्शन से बाहर है, लेकिन समन उसे मिल जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि वो जो समन है वो एफिडेविट के साथ जो होगा वो सर्व किया जाएगा, और उसके अलावा जैसे सर्व होता है 69 या 70 के तहत इस तरह सर्व किया जाएगा। सेक्शन 75 फॉर्म ऑफ वारंट अरेस्ट। तो इसमें ये बताया गया है 75 में कि वारंट इशू कैसे होंगे कोर्ट की तरफ से। तो वो इन रिटन में होंगे, साइंड होंगे, सिग्नेचर की हुई होगी, सील्ड होंगे, और कोर्ट वो जो है उन्हें किसी के साथ भेजेगी। जैसे अगर मजिस्ट्रेट की कोई बेंच वगैरह बैठती है तो 2 मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनमें से कोई एक भी अगर उस पर साइन सिग्नेचर वगैरह करेगा तो इतना भी काफ़ी है, वो सर्व के लिए रेडी हैं। 75 का सब सेक्शन 2 कंटिन्यूएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई वारंट इशू करती है कोई कोर्ट, तो वो तब तक फोर्स मतलब कि कैंसिल नहीं होगा जब तक कि उसकी जो लिमिट है वो तब तक रहेगी जब तक वो जिस कोर्ट ने इशू किया है वो ही उसको कैंसिल नहीं कर देती, तब तक वो वैलिड रहेगा। सेक्शन 76 कोर्ट में डायरेक्ट श्योरिटी टू बी टेकन। 76 में ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ वारंट इशू हो गया है और उसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो वो अपनी श्योरिटी देगा कोर्ट को कि मैं हाज़िर हो जाऊंगा अगली तारीख को, ये मेरी श्योरिटी है, तो उसे रिलीज़ किया जा सकता है। सेक्शन 77 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। तो इसमें यह बताया गया है कि जो वारंट होगा इशू होगा वो एक पुलिस वाले को भी ऑर्डर किया जा सकता है कि एक जाके गिरफ़्तार करे, या उसमें काफ़ी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको ऑर्डर किया जाए कि वारंट के ले जाएं और इन्हें गिरफ़्तार करके ले आएं। 77 का सेक्शन का सब सेक्शन 2 वारंट्स टू सर्व पर्सन्स। तो जैसे कि काफ़ी थानों के पर निकल चुका है वारंट कि इसको गिरफ़्तार करना है, तो किसी एक ऑफिसर भी उसे गिरफ़्तार कर सकता है या सारे मिलकर भी उसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। ये 77 का सब सेक्शन 2 वारंट में बी डायरेक्टेड टू लैंड होल्डर्स ETC 78 सेक्शन CRPC का। इसका सब सेक्शन 1 है, उसमें यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का वो डायरेक्ट वारंट जो है वो भेज सकता है लैंड होल्डर को, फार्मर को, या किसी मैनेजर को, मुंशी वगैरह हो गया, या कोई डिस्ट्रिक्ट या सब डिविज़नल ऑफिसर को, तो वो भेज सकता है कि ये जो इश्तिहारी मुजरिम है ये यहाँ से भाग कर वहाँ जाके छुपा है, ये उसका वारंट है। 78 का सब सेक्शन 2 उसमें यह कहा गया है कि जिसके लिए निकला है वारंट, तो वो जहाँ पर सर्व्ड होने के लिए भेजा गया है, तो वो लैंड होल्डर, फार्मर या मैनेजर
या जो कोई भी जिसके खिलाफ इन रिटन में रिसिप्ट वगैरह वारंट जो है वो उसके खिलाफ किसी बंदे के खिलाफ निकला है और उन्हें रिसीव करना है, तो वो उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद उसको अमल दरामद करेंगे, और अगर उसे ऐसा कोई बंदा मिल जाता है तो उसे पकड़कर पुलिस थाने में भेज देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। और सब सेक्शन 3 इसमें यह बताया गया है कि इस बंदे को पुलिस के हवाले किया जाएगा और पुलिस उसे उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 79 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, और इसमें यह बताया गया कि जिसके नाम पर दिया गया होगा उसका नाम पुलिस ऑफिसर का, कि ये एग्जीक्यूट कराए, इस वारंट पर अमल दरामद कराए, तो वो पुलिस ऑफिसर उस जो अमल है उस पर वो वारंट जो होगा वो सर्व करवाएगा। वो पुलिस ऑफिसर जो होगा वो उसको अपनी कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। सेक्शन 80 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। सेक्शन 80 इसमें ये बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर वारंट लेकर जाएगा उसको गिरफ़्तार करने के लिए, तो उस वारंट में उसका क्राइम जो उसने किया है वो मेंशन होगा, और उसको किस क्राइम के तहत, किस जुर्म के तहत जो है पकड़ा जा रहा है वारंट के ले जाकर, तो उसे बताया जाएगा। उसमें उसका नाम लिखा जाएगा और उसका नाम भी मेंशन होगा, और उसका काम भी जो उसने जुर्म किया है वो भी मेंशन होगा, ताकि उसे पुलिस बता सके। सेक्शन 81 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। इसमें यह बताया गया है कि कोई पुलिस ऑफिसर या किसी और बंदे को वो एग्जीक्यूशन वारंट जो है वो दिया गया है कि ये वारंट जो है वो एग्जीक्यूट किया करो, तो वो जो भी होगा उसको वारंट को ले जाकर जब उसे अरेस्ट करेगा तो उससे जितना हो सके डिले ना करे, जितना जल्द हो सके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। इसमें ये है कि 83 में नहीं 82 में ये है कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, ये जो वारंट है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये पूरे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उसे पकड़ा जा सकता है। उसके अलावा ये सेक्शन जो है वारंट उसे आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, वहाँ भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 83 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी आउटसाइड का है, जैसे एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न हो गया या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो या वहाँ की कोर्ट जिसमें वो केस चल रहा होगा, तो वो वारंट सर्व कर सकती है। वो वारंट्स ऐसे सर्व कर सकती है कि टीसीएस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भेज सकती है, जहाँ पर वो रहता है, जिस हद में रहता है। वहाँ के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को जो डीएसपी है उसको जो है वो सर्व करवाएगी नोटिस, और उसके अलावा उसके जो मजिस्ट्रेट है जिसको जुरिसडिक्शन लगती है उसको भी वो सर्व्ड किया जाएगा टीसीएस या पोस्ट के थ्रू। इसमें ये बताया गया है 83 में सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 83 का उसमें ये बताया गया है कि जब किसी मजिस्ट्रेट या डीएसपी जो है डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट उसके पास भेजा जाएगा तो वो उसे साइन करके रिसीव करेगा। सर्व जो भी उसको समन सर्व किया जा रहा है तो उसे साइन करेगा और अपने पास रखेगा। सेक्शन 84 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। इसमें यह बताया गया है, इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया जा गया है कि आप इस बंदे को अरेस्ट करके लेकर आएँ, लेकिन वो बंदा किसी दूसरी जुरिसडिक्शन में रहता है, तो वो पुलिस वाले ऐसा करेंगे कि उसे अरेस्ट करने के लिए वहाँ जाएंगे और वो वारंट जो होगा वो वहाँ के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, या वहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर रैंक से कम ना हो, जैसा कि इंचार्ज रैंक से कम ना हो, जैसे एसएच हो गया उससे कम ना हो, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, तो इनके पास वहाँ लेकर जाएंगे वो वारंट, उनसे सिग्नेचर
ली जाएगी उस वारंट पे। उसके बाद वो उस बंदे को अरेस्ट करके लेकर आएंगे। आते हैं सेक्शन 85 सीआरपीसी की तरफ, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट वूम वारंट इशूड। और 85 में ये बताया गया है कि जैसा कि उसे किसी बंदे के खिलाफ वारंट इशू हो गया है, अभी उसको पकड़ने के लिए पुलिस निकली है। जैसे ही वो किसी दूसरी जुरिडिक्शन में, तो वहाँ पर उन्होंने साइन की, उनसे साइन करवाई और वहाँ पर उनको बताया कि हमें इसको पकड़ना है। तो जैसे उसको फिर पकड़ भी लिया जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ था किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न में, वहाँ पर जाके उसको पकड़ भी लिया, तो भी उसको वहाँ की अदालत और वहाँ की पुलिस के सामने पेश किया जाएगा और वो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी देगा, तब जाके उसे रिलीज़ किया जाएगा, वरना उसे मजिस्ट्रेट या पुलिस के हवाले किया जाएगा। सेक्शन 86 प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट बिफोर वूम पर्सन अरेस्टेड बाय ब्राउट। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा वारंट ले जाकर उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास। उसके अलावा उसे वहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके बाद उसे रिमूवल इन कस्टडी, तो उन्हें उसे जो है ना कस्टडी से आज़ाद कैसे किया है, कि कैसे करेगी कोर्ट, उसको आज़ाद कैसे करेगी कस्टडी से कोर्ट, तो उस बारे में इसमें बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर उसने ऐसा कोई क्राइम किया है तो उसे जो कि कोर्ट अपनी हिरासत में लेगी पुलिस के थ्रू। उसके बाद उसे, अगर वो बेलेबल ऑफेंस उसने किया है, तो उससे बेल लेकर उसे आज़ाद कर देगी, वरना उसे जेल कस्टडी कर देगी। उसके बाद 497 के तहत वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल करवा सकता है, वकील के थ्रू कुछ भी ग्राउंड्स पेश करके अपनी बेल करा सकता है। 86 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 87 में ये कहा गया है कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, कोई ऐसा मुजरिम या मुलजिम जो छुपता फिर रहा है और कानून के हाथ में नहीं आ रहा, तो कोर्ट उसे भगोड़ा इश्तिहारी मुजरिम करार देगी, उसे इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर करार दिया जाएगा, रूपोश मुजरिम। उसके बाद 88 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जिसको 87 के तहत भगोड़ा इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर किया गया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी सिंगल उसके नाम पर, अपने नाम पर, सिर्फ अपने नाम पर हो उसकी प्रॉपर्टी, जो वो जब्त की जाएगी 88 के तहत। उसके बाद 89 रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, जो उसकी जब्त की गई थी प्रॉपर्टी, वो 89 के तहत, तो 89 के तहत जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो रिस्टोर करा सकता है। कोर्ट में आके अपनी एप्लीकेशन देगा, अपनी बेल करवाएगा या खुद को कोर्ट के हवाले करेगा कि मैं आ गया हूँ और अब कोर्ट को फेस करूँगा, मुझ पे ट्रायल चलना है, जो वो चलाया जाए, मैं आ गया हूँ, मेरी प्रॉपर्टी रिलीज़ की जाए। 89 के तहत उसकी प्रॉपर्टी रिलीज़ की जाएगी, मतलब रिस्टोर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 90 इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट समन के बजाय वारंट कब इशू करेगी। इसमें यह देखेगी कोर्ट के समन जो है वो इशू करना है या वारंट, तो उस पर जो है वो ग्राउंड्स देखेगी कि केस पर जो है समन इशू करना चाहिए कोर्ट को या वारंट इशू करना चाहिए। वो सारा कुछ मामला देखने के बाद अगर चाहे तो वारंट इशू करे, चाहे तो समन इशू कर सकती है, या वारंट भी डायरेक्टली इशू कर सकती है 90 के तहत। 91 पावर टू टेक बॉन्ड
फॉर अपीयरेंस। इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट को पावर है कि वो समन्स भी जारी कर सकती है और वारंट भी जारी कर सकती है। तो उसमें अगर वो वारंट के थ्रू या समन के थ्रू आ जाता है तो कोर्ट उसे कहेगी कि श्योरिटी दो। वो बॉन्ड की सूरत में भी श्योरिटी कोई उसकी बंदा दे सकता है कि ये अब आएगा। वो बॉन्ड भी पेश कर सकता है या किसी ऐसे जो है कहने पर किसी के कि वो कहता है कि मैं इसे पेश करूँगा, तो कोई इसकी ज़मानत ऐसे लेता है तो उस पर भी कोर्ट उसे छोड़ सकती है। बट वो तब छोड़ेगी उसे कोर्ट ऐसे ही किसी के कहने पे जब कोई ऐसा छोटा सा मामला हो। अगर कोई बड़ा सा मामला है तो बॉन्ड एनी ले सकता है, कोई भी कितना भी बॉन्ड जो होगा वो उससे लिया जा सकता है किसी भी सूरत में। एनी हाउस से बॉन्ड लिया जाएगा अगर कोई बड़ा मामला है तो। सेक्शन 92 अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अगर कोई बंदा नहीं आ रहा, वो श्योरिटी पर है, किसी ने उसकी ज़मानत ली हुई है कि ये बंदा आएगा हर अपनी डेट पर जो कोर्ट फिक्स करेगी, लेकिन वो क्या कर रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या होगा। इसमें यह है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना, लेकिन वो नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट उसके ख़िलाफ़ जब कोर्ट उसके ख़िलाफ़ फिर क्या करेगी, इशू करेगी वारंट कि इसे गिरफ़्तार करके ले आएँ और इसकी ज़मानत जो होगी वो रद्द की जाएगी। सेक्शन 93 प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जर्नली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। 93 इसमें ये बताया गया है कि जितने भी समन्स वगैरह हैं या वारंट्स हैं अरेस्ट के लिए, वो किस तरह अमल दरामद में लाए जाएंगे। तो इस चैप्टर में वो सारा कुछ बयान किया गया है कि किस तरह समन निकलेगा और सर्व्ड होगा, और किस तरह वारंट निकलेगा, सर्व्ड होगा, और उसके बाद कैसे अरेस्ट होंगे, उसके बाद कैसे अपीयर होंगे कोर्ट में। सारा कुछ हवाला इस चैप्टर के सेक्शंस में दिया गया है। सेक्शन 93A इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बैरूनी मुल्क है, मतलब कि पाकिस्तान से बाहर है, तो उसे समन कैसे पहुंचाया जाएगा। तो 93 में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा जुर्म करके पाकिस्तान से फ़रार होकर भाग गया है या इस मुल्क से फ़रार होकर किसी दूसरे मुल्क में भाग गया है, तो समन या समन, हाँ जी हाँ, समन वो जो होगा वो इन रिटन में जैसे होता है सील्ड और साइंड होगा, वो सारा कुछ जैसे होता है उसी तरह समन रेडी करके सर्व किया जाएगा जहाँ पर वो जिस मुल्क पर वो चला गया है, जिस मुल्क में वो भाग गया है जुर्म करके, उस मुल्क की अदालत को वो नोटिस जो होगा, नोटिस के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए या टीसीएस के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए, जिस तरह भी मुमकिन हो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा उस अदालत में जहाँ की जुरिडिक्शन में वो वहाँ पर रहता है। 93B सेंडिंग ऑफ वारंट्स फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जैसे समन सील्ड होगा, साइन होगा, उसके बाद वो टीसीएस के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए या जो भी तरीका होगा उसके ज़रिए वहाँ की कोर्ट में पहुँचाया जाएगा जहाँ वो बंदा रहता है, और उसको जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन लगती है उस अदालत में वो भेजा जाएगा पोस्ट के ज़रिए कि ये बंदा इस मुल्क में ये क्राइम करके भाग गया है। इस तरह वारंट जो है वो सर्व किया जाएगा। 93C सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान ऑफ प्रोसेस रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। और इसमें ये बताया गया है कि किसी फॉरेन से या किसी दूसरे मुल्क से कोई पोस्ट के ज़रिए या किसी भी ज़रिए कोई लेटर वगैरह समन या वारंट इशू हुआ है, तो उसे कैसे, उसका प्रोसेस क्या है और उसे कैसे सर्विस और एग्जीक्यूशन कैसे की जाएगी पाकिस्तान में। तो उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी पाकिस्तान में वो ऐसे की जाएगी जैसे किसी अपने ही मुल्क की कोर्ट ने वो नोटिस या समन या वारंट भेजा हो, जैसा कि उसी मुल्क की कोर्ट ने भेजा हो वैसे ही उसे समझा जाएगा बाहर की कोर्ट का भी समन, वारंट या नोटिस।
चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इससे जो भी नेक्स्ट होंगे वो भी अपलोडेड कर दिए जाएंगे।